यस, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपने को करना था एंड आई थिंक वी आर ऑन टू इट। चैट ऑफ कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को जो भी पूछना है, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है, उसी से आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। एक बार ये देख लीजिए कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर है क्या, मुझे कंफर्म कर दीजिए एनी ऑफ द को-होस्ट। यस। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। वैसे तो फिनॉल वाला सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं नंबर्स दोबारा बोल रहा हूँ इन केस किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट अगर रह गया हो तो पूछ सकता है। A1 अनम्यूट का ऑप्शन है ना आप लोगों के पास? यस सर। ठीक। 2 3 A3 में जो H प्लस है वो सबसे पहले OH2 को बाहर निकालेगा, -H2O करके ये कैटायन बन जाएगा और इस कैटायन को इलेक्ट्रोफाइल मानते हुए फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर इसमें HF का बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है स्ट्रांग होता है तो? सर तो ऑक्सीजन के लोन पर इसको ब्रेक करने के जितनी एनर्जी रखते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अपन जानते हैं कि HF एक ठीक-ठाक एसिड होता है तो इट विल डू द जॉब। तो पॉलीअल्काइलेशन से बचना है तो इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आगे आंसर में दिया हुआ था वैसे कुछ। नहीं बहुत मतलब ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस होगा बट बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं है। A4 तो कोई बच्चा शायद अनम्यूट है, वो म्यूट कर लीजिए। A5 6 B1 फिर B1 का A सर। हाँ सर। B1 के A में ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड दे रखा है ना, ये जस्ट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हीट रिटेन करने का काम करता है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हीट करके डालते हैं। आपको सिर्फ इससे मतलब है कि अमोनिया आएगा और Cl चला जाएगा तो प्रोडक्ट आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ना दिया हुआ हो तो इसका एक H+ रिमूव कर देना, ये बना देना। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन काम कर जाएगा। ArSN2 इसलिए होगी क्योंकि जो Cu2 है वो हीट कैटलिस्ट का काम करता है इसका।
आप ये कहना चाहते हैं ना कि प्रेशर नहीं दिया हुआ फिर भी अपन करवा रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपका? हाँ सर। तो इसके उसी का जवाब दे रहा हूँ कि हीट तो दिया हुआ है, तो Cu2O जो है वो हीट कैटलिस्ट का काम करता है, इसी रिएक्शन हो जाएगी। B2 सर B2 का B, इसमें मैंने SOO2 और Cl को लिविंग ग्रुप मान लिया था, लेकिन लिविंग ग्रुप Cl को दिया हुआ आंसर में। H और Cl बाहर निकलेंगे इसमें। H और Cl बाहर निकलने के बाद जो अपन ने हिंसबर्ग पढ़ा था ना, ये वही है। ये फर्स्ट वाले में फॉस्जीन में तीसरी बार क्यों नहीं जुड़ा ये वाला एनिलीन? फॉस्जीन ये है, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं इसके साथ, 2 मोल रेशो में होगी। अब ये जो कंपाउंड बना है आप खुद चेक कीजिए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है या कम होती है? कम होगी सर, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा एक तो। तो रिएक्टिविटी कम होने के कारण भी we are not ready for the third reaction. ओके सर। सर उसमें अच्छा, इसके सी वाले में देखिए, एनिलीन जो है वो ब्रोमीन CS2 में लो या वाटर के साथ लो। ये मैंने शायद कल बता भी दिया था कि दोनों, ये सब बता दिया था, बता दिया कल वाली। बॉम्बे वाले में क्या डाउट आ रहा है, पूछो। सर SO2Cl भी तो गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब सल्फाइड है, तो फिर वो क्लोरीन से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो फिर वो क्यों नहीं निकला? भाई मैंने तो कभी ऐसा बताया नहीं कि SO2Cl एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा, तो इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो ये बताया था कि Cl वाला लिविंग ग्रुप होता है। B3 B4 का बी। सिट एनिलिड की रिएक्शन पैरा नाइट्रो एनिलीन के साथ करते हैं, तो ये तो सिंपल है यार, इसमें क्या पूछ रहे हो? नाइट्रेशन करके पानी डाल देंगे सर। हाँ, ये तो सिंपल लग रहा है। चलो B5 अच्छा क्वेश्चन है। B5 को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप पूछे या ना पूछे। इनका क्वेश्चन है कि ये IIT में आ चुका है कि अगर इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन HNO2 से करवाएं, जिसका मतलब होता है NaNO2HCl, तो एग्जैक्टली क्या होगा? सबसे पहले तो ये बनेगा और फिर इसमें नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाएगी और फिर अपने को इसमें पानी वानी डाल के ये बन जाएगा। बट अगर इसका आइसोमर लेते, नोटिस करो दोनों आइसोमर हैं, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, तो इसके अंदर जब आप HNO2 डालोगे ना, तो ये कंपाउंड बन के बैठ जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बीडी बन के बैठ जाएगा फिजिकली। तो वो पूछेगा, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी आएगा अपने पास CXHYN, तो वही पूछेगा कि भाई ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनना हो जो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता हो। तो जो मैं फर्क आपको समझाना चाहता हूँ वो मैंने पहले भी बताया था और मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये एलिफेटिक अमाइन है।
इस बात को आप देखें कि इसके अंदर भी एरोमेटिक रिंग है, मगर जो मैं आपको कहना चाहता था, जो मैं आपको समझाना चाहता था 11th क्लास में भी और अभी भी, एलिफेटिक अमाइन का मतलब ये होता है कि उसमें NH2 शुड बी अटैच्ड टू द एलिफेटिक पोर्शन, वो एलिफेटिक अमाइन होता है। एरोमेटिक अमाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि NH2 शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो वो बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। अब आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, बेंजीन रिंग तो है, फिर भी अपन कह सकते हैं कि ये एक एलिफेटिक अमाइन ही है, क्योंकि बेंजीन का उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट। इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। B6 7 C1 तो C1 में KNO2 और Cu प्लस का यूज वैसे ही है ना जैसे KCN/CuCN का होता है। हाँ, जैसे अपन ने Ki लिखा था, यस सर। KCl/CuCN लिखा था, KCN भी बताया था आपको। तो ये एक और वैल्यू आ गई एक तरह से उसकी, कि आप इसके साथ KNO2 लोगे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा इस केस में। इट वर्क्स लाइक दिस। C2 carry out the following। C2 में C2 में डाउट है। 2 मिनट को बता रहा हूँ सोच के क्या करना चाहिए। पहले एनिलीन की रिएक्शन करवाओ HNO2 के साथ, BD बन जाएगा, और फिर रिएक्शन करवा दो KNO2 के साथ। यस सर, ये बन जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन करवाओ ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन/Fe। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो इसलिए मेटा पे भी लग जाएगा। डायरेक्ट रिडक्शन तो कर सकते थे ना। ये वाला स्टेप आपके लिए अटका होगा, क्योंकि ये वाला स्टेप आपने अभी ये इस वाले में सीखा है। आप देखो ये वाला स्टेप अटका होगा आपका, है ना। वो भी बच्चे ने पूछा भी था ना कि ये इसके जैसा ही है क्या, तो मैंने कंफर्म कर दिया इसके जैसा है। बट पीछे वाले को सीख के आप भी अपने आप ही कर सकते थे, ये एक तरीका है। अब इसमें कोई और भी तरीका है क्या, मुझे एक बार ये दिमाग लगाना। तो रिडक्शन कर सकते थे। रिडक्शन किसका करोगे भाई, वो तो पहले से ऑक्सीडाइज करके। ऑक्सीडेशन कर नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजीन रिंग बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगी ना, टूट जाएगी ना, जल जाएगी। यस सर, यही तरीका है। एक बार पीछे आंसर चेक करो, इनका आंसर क्या है। ऐसा ही है सर, उसमें बस KNO2 की जगह NaNO2 ले रखा है। सबसे पहले क्या डाला उन्होंने HNO2 डाला पहले, फिर HBF4 डाल दिया। HBF4 मतलब बाल शिमान रिएक्शन हो गई, तो उनका F लग गया होगा पहले। उन्होंने सर ये उन्होंने N2 प्लस BF4 माइनस बनाया और उसमें NaNO2 प्लस Cu प्लस डाल दिया। अच्छा, वो एक ही बात है, ठीक है, चलेगा ये। बेसिकली वो KNO2 डाल दिया ना, तो ये NO2 लग जाएगा, ठीक है। BD के बिना नहीं बना सकती। HBF4 क्यों डाला?
NaBH इसकी बात कर रहे हो ना, ये क्यों डाला? HbF4 क्यों डाला, ये पूछ रहा ना एक बच्चा। एक्चुअली इसको प्रेसिपिटेट करवा के बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अभी भी ये सॉल्यूशन में है ना, ये लीक है, इसको प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल देगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसको अलग बीकर में लेके फिर NaNO2 डालते हैं तो NO2 लग जाता है, इतनी सी बात है। तो आप चाहो तो सीधा लिख दो NO2 जैसे मैंने लिखा है, आप देखो, और आप चाहो तो पहले इसको प्रेसिपिटेट करवाओ और फिर लिख दो, वो आपके ऊपर। को बेंजीन में रिड्यूस करके फिर उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरीका ठीक लग रहा है। ठीक है, एक तरीका और आया है। इस बच्चे का कहना है कि पहले इसकी रिएक्शन H3PO2 से करवाते, बेंजीन बन जाता, फिर HNO3 से करवाते। कौन था ये बच्चा? अमरदीप। हाँ जी, अमरदीप। ठीक है, अमरदीप का सजेशन ठीक लग रहा है। ये एक तरीका और हो गया अपने पास। अग्री, सॉरी, ठीक है, गुड। C3 सर C3 के बी में डाउट है। हाँ बताइए, क्या डाउट है? सर C3 के बी में हम यहाँ पे आयोडीनेशन करा देंगे, फिर उसके बाद NaNO2HCl डाल देंगे, फिर KNO2 डाल के ब्रोमीन एक्सेस में लेके कर सकते हैं। दोबारा बोलो आपके रिएजेंट्स एक बार। पहले आयोडीनेशन कराएंगे, फिर उसके बाद किससे करवाओगे? आयोडीनेशन तो रिवर्सिबल हुआ करता था। HiO3 मतलब इसी में एनिलीन में। नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें, मैं एग्री नहीं करता उससे। आयोडीनेशन बहुत अच्छा प्रोसेस हो सकता है। पीछे आंसर यही दिया हुआ है कि जो आप बोल रहे हो? नहीं, पीछे ये नहीं दिया हुआ। मेरे को भी आपका पॉइंट ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगा शायद आपने पीछे से देख के बोला होगा। मतलब मजा नहीं आया इस प्रोसेस में। मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन आप करवा दो CH3COCl के साथ। बन जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओ NO3 के साथ। ये बन जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओ जिंक ऑब्लिक HCl के साथ। ये बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन AC2O से करवाओ। AC2O नहीं, जरूरत नहीं है AC2O से कराने की। सीधा इसका BD बना लो। N2+ बनेगा और BD बनाने के बाद अब आप इसमें Ki डालना तो आयोडीन लग जाएगा। मैं सीधा आयोडीन लगा रहा हूँ। अगर इसमें तो संकट बैठ रहा है थोड़ा, तो ब्रोमीन कहाँ लगा पाएगा? तो पहले ब्रोमिनेशन या फिर सर इसके बाद भी ऐसा भी कर सकते हैं ना, पानी डाल के ब्रोमीन डाल दो, उससे भी हो जाएगा। नहीं, कारण है ना पहले ब्रोमिनेशन करवाने का। NH2 हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है, तो ये दोनों जगह ब्रोमीन को प्रमोट करेगी। वो तो ये ब्लॉक था, वरना यहाँ भी आ जाता, जिसको मैंने अभी डार्क किया। अब करवाओ HNO2 और Ki। यहाँ तक पहुंच गए। अब 1 मिनट देखने दो यार, ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को इतना लंबा। चलो मैं भी तो बता रहा हूँ जो भी होगा।
ये तो और लंबा जाएगा। अभी आयोडीन ब्रोमीन ब्रोमीन लग गए। अब इसमें मान लो आपको NO2 लगाना है ना, तो इसका वापस से हाइड्रोलिसिस करवाओ। और अब इसकी वापस से HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, तो HNO2 यहाँ BD बना देगा और सेकंड नंबर पे KNO2 के साथ NO2 लगाओ। थोड़ा लंबा तो हो गया। एक बार पीछे इसका आंसर देख लेना, इन्होंने जो भी दिया हो उसका तो डेफिनेटली के स्टेप्स कम ही होंगे। ये मैंने क्या है बहुत ऑथेंटिक प्रोसेस बता दिया आपको, इसमें सभी प्योरिटीज का वगैरह का ध्यान रखा है, बट इतना लंबा मुझे लगता नहीं कि अपन इसको मतलब ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये अप्रिशिएबल मेथड नहीं है। और दिमाग में आएगा तो मैं और बताऊंगा, आप इसको एक बार इम्पोर्टेंट लगा लो। फिलहाल तो अभी मेरे पास ये एक ही मेथड है। सर मेरे को एक डाउट है, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या, स्टार्टिंग में NaNO2 HCl डाल के BD बना देंगे, फिर Ki डाल के वो I लग जाएगा, फिर नाइट्रेशन करा देंगे, फिर Br2 वाटर। पहले आप आयोडीन लगाना चाहते हो, फिर नाइट्रेशन करवा के NO2 लगाना चाहते हो, फिर NH2 लगाओगे यहाँ पे। दूसरा NH2 लगाना ही है ना, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा देंगे। एनिलीन की सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाई आपने? NaNO2 HCl, HNO2 मतलब। हाँ तो BD बन गया। यस। फिर आयोडीन लगा दिया। यस सर। अब क्या किया आयोडीन लगाने के बाद? नाइट्रेशन HNO2 HNO3 मतलब HNO3 H2SO4। अब तो यही तो बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। तो अब आगे बताओ ना, आगे क्या करेंगे? Br2 वाटर। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग है सर। आयोडीन इतनी डीएक्टिवेट कहाँ दो ब्रोमीन लगाओ। तो मैं मतलब ये मैंने लंबा जरूर बताया है, अभी एक बार पीछे का आंसर भी देख लेंगे, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि मैंने यहाँ पे जानबूझ के NH2 पुटअप किया क्योंकि फिर मुझे दोनों ब्रोमीन लगाने में कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होती। वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था। छोटा भी मेथड हो सकता है, चलो देखते हैं इनका क्या मेथड है। एक बार इन्होंने पहले AC लगाया, AC लगाने के बाद अच्छा पहले इन्होंने NO2 लगा लिया। यहां तक तो पहुंचे ही ये। ओके ठीक है, इसमें इन्होंने इसमें ब्रोमीन डाला है और दोनों ब्रोमीन लगा लिए। हालांकि रिंग बैलेंस्ड है, बहुत रिंग बैलेंस्ड है, एक एक्टिवेटेड भी है और एक डीएक्टिवेटिंग भी है, बट ठीक है चल जाएगा, इसको कहते हैं चल जाएगा इनका मेथड भी, बुरा ही नहीं है। अपना तो खैर अपन ने तो बहुत बढ़िया तरीके से काम किया ही है, ये बात है भाई। ठीक है भाई, तो वो आपको गलती समझ में आ गई। यहाँ पे जिसने भी पूछा था कि वो आयोडीन और NO2 वाले में दो ब्रोमीन लगा रहा था, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। और इनका ठीक ठाक चल जाएगा क्योंकि इनका भी डीएक्टिवेटेड है मगर एक एक्टिवेटेड भी है ना, तो बैलेंस कर दिया इन्होंने, इसलिए चल जाएगा। चलो C4 C5 C6 हेलो ये सर आवाज आ रही है। चलिए अब सेक्शन पार्ट 2 पे आते हैं। सेक्शन ए में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप फटाफट, क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी लेता हूँ। सेक्शन ए में ये कौन सी रिएक्शन है पूरी की पूरी, मुझे याद आ रहा है? सिंथेसिस। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये कौन सी रिएक्शन है? RTF फॉर्मूले RT फॉर्मूला आया कुछ याद? फ्यूजन यूज कर रहे हैं। यूज करते थे। चलो B1 B1 अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। B2 में ये रिफ्लक्स क्या है? रिफ्लक्स का मतलब ये है, आप पहली रिएक्शन पहचानो पहले तो, ये कौन सी है? ब्रोमोवाइड रिएक्शन। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ये है। अब या तो आप इसकी रिएक्शन करवाओ CH3COCl थोड़ा जो है वो बेस की प्रेजेंस में। बेस क्यों चाहिए होता है मैं बताता हूँ। इसमें ये आएगा तो ये बाहर निकलेगा, तो बेस विल एब्जॉर्ब HCl, तो प्रोडक्ट के नाम पे आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप बेस नहीं डालते हो तो फिर आपको रिफ्लक्स करना पड़ता है। रिफ्लक्स का मतलब रिएक्शन में स्टिर करना पड़ता है काफी टाइम तक, ताकि अपन कोशिश करते हैं कि HCl जो है वो इवेपोरेट हो जाए और अपने को प्रोडक्ट के फॉर्म में ये मिल जाए। इसको कहते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब आप इसको ही समझिए, क्या बताऊं, बार बार रिएक्शन करवाना ही, मतलब बार बार मतलब स्टिर करते रहना उसको काफी टाइम, है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। B3 सर इसका मैकेनिज्म बता दीजिए एक बार। B3 का, B3 मतलब कैसे होगा? किसका मैकेनिज्म? B3 कहाँ गया B3? हाँ ये रहा। क्या डाउट आ रहा है बच्चे इसमें आपको? सर ये साइक्लिसाइजेशन जो हुआ ये किस स्टेप में हुआ वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। हीट दे रखा है फिलहाल। इसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो मैं इसकी एग्जैक्टनेस पे नहीं जाना चाहता कि एग्जैक्टनेस क्या होगी। आप इतना तो मानते होंगे कि ये तो बनेगा ना, या इसमें भी कोई इशू है? ये तो बनेगा। सर ये तो बन गया था। कौन सी रिएक्शन बना? ब्रोमोवाइड रिएक्शन। ब्रोमोमाइड रिएक्शन में, क्योंकि ये है अमाइड और इसका प्रोडक्ट होगा अमाइन, एमीन। अब जैसे ये बनेगा तो बस फिर ये अटैक कर देगा ये इसके ऊपर, इंटरनल SN2TH। ओके सर। हालांकि ये बहुत एग्जैक्ट नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैकेनिस्टिकली लेंगे तो गाड़ी बीच में ही कुछ जो है वो पटरी बदलेगी, पर ठीक है अपन यहाँ तक पहुंच रहे हैं फिलहाल। तो ये क्वेश्चन जेई में भी रिपीट हुआ है। B3 B4 सर B3 में पूछना था कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना के फिर एसिड बेस रिएक्शन करवा के वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मीडियम में NaOH है, हो सकता है OH माइनस इसको हाइड्रोलाइज कर दे तो जो बीच में प्रोडक्ट बने वो ये बने। और अब इसको हीट करवा के, हीटिंग इफेक्ट में जो पढ़ते थे ना कि पहले सॉल्ट बनाएंगे और फिर -H2, तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट ऊपर वाला मेथड थोड़ा ठीक लग रहा है। B4 ये एल्कली क्या होता है? बेस। soluble bases वाटर सर। Generally, alkali refers to the first A group bases. In wider context, refers to the first and second S block के जो bases होंगे वो, है ना। B5
सर इसके लास्ट वाली लाइन में जो रिएक्शन कराई इन्होंने, 7th भी आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन पहले, वहीं से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने दिया है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये स्लेग लाइन वाली रिएक्शन है। स्लेग लाइन क्या होता है? अब आप खुद सोचो, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन थी। अब आप बोलोगे सर हेलो फॉर्म में तो हम NaOH लेते थे, तो NaOH ये भी एल्कली है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है ये भी। हाँ, NaOH से थोड़ा वीक है, तो अपन कह सकते हैं कि NaOH के बजाय इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे। साथ में क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब रिएक्शन शुरू होती है ना। क्लोरोफॉर्म को क्या बनाए? एरोमेटिक अमाइन X, तो एरोमेटिक अमाइन तो यही होगा, इसको इन्होंने X माना है। एल्कोहलिक पोटैश, पोटैश मतलब KOH, और Y अपन ने बनाया क्लोरोफॉर्म। अच्छा ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई ये बताओ? ये वो DCC वाली कार्बाइल अमाइन, पुअर स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड। और वो कार्बोलामाइन टेस्ट उसी को कहते हैं, आइसोसाइनाइड को। B8, सर B8 में कार्बाइलामाइन रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि NH4+ बनेगा तो उसके लोन पे अवेलेबल ही नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो कार्बाइलामाइन टेस्ट देगा ही नहीं वो भी NH4+। कैसी बातें करते हो यार? एनिलिनियम है ना? यस सर। तो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओ ना। ये है एनिलिनियम आयन, तो जब इसके अंदर बेस डालोगे तो ये एनिलीन जनरेट कर देगा और टेस्ट दे देगा। यस सर। B9, इसमें डिग्रेडेशन मतलब अमाइड से अमीन बन रहा है, उसी को बोल रहा है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं जब आप पढ़ाऊंगा तब मार्क करूंगा। आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं कि इसमें R+1 कार्बन है और इसमें कितने हैं? R। B11, B12, 13 का नहीं गया, 13, 14, सेक्शन C पे आते हैं। C1, टू, थ्री, C4, हेलो, यस यस। C4, 5, 6 करें एक बार? हुआ या नहीं हुआ आपसे? हो गया तो सर, हो गया। ब्रोमीन ऑब्लिक Fe से मिलेगा Br+, कहाँ लगाऊं?
मेटा हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा गैस को उसके बाद NH2 बनने के बाद यहाँ BD बन जाएगा BD और BD बनने के बाद यहाँ क्लोरीन बन जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा सवाल करने में? 5 सेकेंड लगे, 7 सेकेंड। C7 C8 C8 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पहले तो ये लिखना चाहिए कि ये 1 इक्विवेलेंट है तो एक की जगह रिएक्शन करेगा। हाँ सर, यही डाउट था मेरा कि दोनों तरफ जमा लग सकता है क्या? अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन होता है। NH2 तो NH2 के हिसाब से जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा ऐसा हटा के। बट अगर इसी क्वेश्चन में कई बार pH दे देते हैं 9.3, और सोचिए pH 9.3 पे O- और NH2 में कंपटीशन होगा रादर देन OH और NH2, तो अब ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? O-। तो अब इस पोजीशन पे H हटा के और ये बच जाएगा। क्वेश्चन ओलंपियाड में आए थे इसलिए कह रहा हूँ अच्छा है। सर अगर पीएच डिफाइन ना करें तो नहीं, फिर कोई सवाल नहीं बनता। दोनों क्वेश्चन ओलंपियाड। सर अगर 4.7 में NH3+ नहीं बन जाएगा? इक्विलिब्रियम रहेगा थोड़ा बहुत। अगर NH3+ बनता भी है तो भी ओवरऑल इफेक्ट तो NH2 का है। सर इसमें अगर पीएच NH2+ एक्सेस में होता तो दोनों जगह लगता ना, दोनों ऑर्थो पे। नहीं, एक्सेस के एक्चुअली ऐसे सवाल बनते नहीं है ना, मतलब वो बड़ा रैंडम पूछ रहे हो आप। क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि किस पीएच पे कौन गाइडिंग फैक्टर है। तो बेसिक मीडियम में OH गाइडिंग फैक्टर है क्योंकि वो O- बन जाता है, और एसिडिक मीडियम इसको एसिडिक थोड़ी का हो गया 4.7, तो आप क्या कहते हो वीकली एसिडिक है। यस सर। तो वो वीकली एसिडिक मीडियम के अंदर जो रियल जिसका एक्टिवेशन ज्यादा है वो गाइडिंग फैक्टर होगा। आ रहा है कुछ पॉइंट समझ में? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें सॉल्यूशन में भी बहुत थोड़ा लैंग्वेज अजीब सी लिख रखी है, बट कहने का मतलब इनका वही है कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन विल प्रेफर कपलिंग। pH 9 to 11 नहीं होगा, 11 तो थोड़ा ज्यादा है। हाँ मतलब ठीक है, 9-10 के बीच में होना चाहिए। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैच वन में एक समस्या आ सकती है कि हमने शॉर्टन बॉमन नहीं पढ़ाया आपको, तो आपको इसको इस तरह से करना था कि कपलिंग पढ़ाइए, कार्बेलामाइन पढ़ाया है, सैंडमेयर पढ़ाया है, तो जो बच गया वो शॉर्टन बॉमन होगा। आई थिंक ये है शॉर्टन बॉमन। ये थोड़ा सा आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। ये मतलब अपने जेई के पेरिफेरी में तो नहीं है, बट जैसे ओलंपियाड वगैरह में थोड़ा बहुत नाम इसका ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि भाई कार्बेलामाइन पढ़ाया है, हॉफमान पढ़ाया है, गैब्रियल पढ़ाया है, अमोनोलिसिस पढ़ाया तो है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको भी उसी प्रोसेस से आप करना तो ये भी हो जाएगा। चलो ये है भाई। इसके अंदर जो Cu2Cl2 हमने लगाया था वो सिंगल स्टेप में उसको Cl लगा देता है क्या? 40 मिनट लगे अपना को डिस्कशन करने में। 40 मिनट लगे इसका मतलब ये है कि आप कर सकते थे इसको। ठीक है ठीक है, तो ये बात है भाई। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो भाई, क्या डाउट है? सर जब हम Cu2Cl2 और HCl को डालते हैं तब वो सिंगल स्टेप में Cl लगा देता है क्या? Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, वैसे CuCl ज्यादा बेटर है। हाँ, और
और HCl को डालते हैं, तो सिंगल स्टेप का मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब मल्टी स्टेप के अंदर ये Cl लगाते हैं या फिर एक बार कोई एक स्टेप के अंदर ही लगा देता है? पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का? सर एक्चुअली वो इससे अपने को क्या फायदा होने वाला है? सर एक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई थी, तब डाउट पूछ रहा था। बोर्ड वाले इतना पूछने लग गए क्या? सर उसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था वहाँ पे single step। मतलब तो वहाँ पे बीडी से फिनॉल का सिंगल स्टेप पूछ रहा था BD क्या? सर, बीडी से फिनॉल का सिंगल स्टेप पूछ रहा था वहाँ पे। मैं समझा नहीं। जैसे ये BD है, अब इससे अगर अपने को फिनॉल बनाना है तो वाटर के साथ बॉईल करना पड़ेगा इसको। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा तो था? वैसे ही सेकंड वाला पैंड में एयर वाला पूछा था। सेकंड वाला मान लो ये डाला अपन, तो ये मैं समझ गया कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। एक्चुअली ये रिएक्शन अगर 4 स्टेप में भी होती होगी ना, तो भी अपने को तो बोर्ड में तो 1 स्टेप ही दिखानी है, 1 स्टेप काउंट होगा। बोर्ड में ये थोड़ी पूछा होगा कि इसके मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं। मेरी पॉइंट समझ रहे हो आप? ये पूछा था कि मैकेनिज्म कितने स्टेप में होता है। ये क्वेश्चन था कि बीडी को सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना था, ये था ना उनका। तो यस सर। बस तो एनसीईआरटी में भी सिंगल स्टेप में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये कन्वर्जन में इन सबको, कन्वर्जन में तो हम यहाँ तक मानते हैं कि जो क्यूमीन सिंथेसिस है ना इतना बड़ा, वो भी सिंगल स्टेप माना जाएगा। इसमें पहले O2 डालेंगे और फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। ये तो अलग अलग स्टेप हो गए, मगर इसको भी एक ही स्टेप माना जाएगा और सीधा फिनॉल में लाके पटकोगे ना। तो ये बोर्ड और IIT में इनको 1 स्टेप मानना है, ध्यान रखना है आप, ठीक है? आई थिंक दैट सॉल्व्स द पर्पस, है ना? यस सर। एक्चुअली क्या है, ये रिएक्शन कैसे होती है मैं इसका आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कई बार कुछ कोचिंग्स और टीचर्स इस चीज को काफी इलैबोरेट करते हैं कि इसमें ये पानी लगा कैसे। और वही 2 मेथड हैं, एक तो वाटर के लोन पे आके इसको भगाना है, या फिर एक तरीका ये है कि पहले ये खुद चले जाए और फिर वाटर आए। ये तो 2 मिनिमम मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बट अल्टीमेटली ये चीजें अपने काम की नहीं है, इसलिए अपन को इसको स्किप करना है, मोटी बात ये है। चलो ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने आज ईमानदारी से सवाल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छा किया। और जिन्होंने नहीं किए उनको एक लेसन है कि वो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो कर लें, ताकि अपन का एक कंफर्मेशन हो जाए कि अपन एरोमेटिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। मेजर अपना ऑर्गेनिक के अंदर अब एक ही चैप्टर बाकी है और उसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल बाकी है बस अब अपना। कार्बोनिल भी वैसे मैंने आपको काफी हद तक करवा दिया, वो जब आप पढ़ोगे ना अभी तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ सर ने करवा दिया है। ये बात है भाई। सर ये और पूछना था, क्वेश्चन नंबर C8 में जो आपने pH डिपेंडेंट बताया था, उसके अंदर जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो भी तो इक्विलिब्रियम में बनेगा, तो उसके अंदर नेट इफेक्ट। फिनॉक्साइड आयन सर जैसे मैंने तो मोर एक्टिवेटेड कौन है? सर फिनॉक्साइड। और एनिलीन और एनिलियम में मोर एक्टिवेटेड कौन है? एनिलीन। तो फिर अपन रिएक्शन किससे करवाते थे, मोर या लेस से? मोर से। तो फिर डाउट कहाँ है? ठीक है सर। हाँ जी पूछिए। हॉफमैन रिएक्शन रिएरेंजमेंट वाली जो होती है सर, उसमें अगर सर कोई ऑप्टिकल एक्टिव ग्रुप है जो सर कार्बन से जुड़ा हुआ है, जब तो सर वो रिएरेंजमेंट के बाद जो वो ग्रुप N से जुड़ जाता है। नहीं वो सब आपको अभी नहीं सोचना, एक रिएक्शन के लिए वेट करो, वो एक रिएक्शन आने वाली है।
वो जैसे ही एक रिएक्शन आएगी तो वो कंसेप्ट इसमें भी क्लियर हो जाएगा और वो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, वो दोनों में हो जाएगा। ठीक है, आप वो जो पॉइंट कह रहे हो ना, मैं बता देता हूँ, वो रिटेंशन वाला पॉइंट है। अपन अलग अलग लेके नहीं चलते। अभी मोस्ट ऑफ अपनी क्लास ट्यूजडेज वाले लेक्चर के अंदर अपन उसको कवर अप कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब नोट्स के अंदर है वो, निश्चिंत रहो। सर एक कल की क्लास का डाउट था, पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। सर आपने एक सेकंड एक्शन में लिखवाया था कि हम एरोमेटिक ऑफलाइन क्लास का है क्या डाउट? नहीं सर, ऑनलाइन में जो आपने शाम को लेक्चर किया था। एक मिनट सर, मुझे रिएक्शन नहीं मिल रही। सर आपने जो जिस रिएक्शन में बताया था कि हम इससे एरोमेटिक अमीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, उसके अंदर SO3H से जो -M लगा के और फिर Cl का अटैक करवा ArSN2 करवा के एरोमेटिक अमीन भी बना सकते हैं ना? SO3H लगा के कहाँ लगाओगे SO3H? ऐसे तो बहुत सारे -M ग्रुप हैं, साइनाइड लगा दो, उससे भी हो जाएगा। चलो लगाना क्यों चाहते हो? उसके अंदर हाइड्रोलिसिस भी आगे हो रही थी तो वो हट जाता है अपने आप, जिसे हमें प्योर फॉर्म में मिलता, कोई उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलता। बट SO3H अपने आप में एक लिविंग ग्रुप है, वो कितना स्टेबल होगा वहां पे, कितना नहीं होगा, इसको बहुत रेलिवेंट नहीं कह सकते ना। हो सकता है रिएक्शन करने से पहले पक जाए वहां से। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि अगर आपने SO3H लगाया तो अपना N- इसका H ले लेगा बेसिकली, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, इसीलिए भी वो नहीं चलेगा। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर आपने कल गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बाद एक क्वेश्चन कराया था जिसमें थैलिक एसिड का मतलब अमोनियस कराया था, मतलब वो लंबा क्वेश्चन कराया था, उसमें वो हुआ था, उसमें आपने एक रिएक्शन कराई थी, उसमें RCH-BrCOOET से कराई थी रिएक्शन, तो उसमें आपने SN2 कराई थी, उसमें SN2TH भी तो हो सकती थी। हाँ ठीक है, हमको भी डाउट था उसका, मैं शायद कल जवाब देना भूल गया था। दैट इज गुड क्वेश्चन। उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन SN2TH ऑफ एस्टर, बट SN2TH ऑफ एसिड हैलाइड इज मोर देन, ये ऑर्डर ध्यान रखो आपके सारे डाउट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस पे क्यों अटैक करवाया, क्योंकि दूसरा काउंटर पार्ट एस्टर था और एस्टर की एक्टिविटी कम होती है। क्लियर हो गया? इस सीरीज का रीजन क्या है? रीजन का मतलब नहीं सर, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ये है। अब एक बार आप ऐसा करो, अपने नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इस वीक में शायद 2-3 क्लासें अगर मिली है तो अपन कोर्स वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, है ना। हालांकि कोई जल्दी नहीं है, अपन कोर्स लेट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस मैं थोड़ा क्या स्ट्रेटजी लेता हूँ। मुझे 2 लेक्चर चाहिए, 2 या 3 लेक्चर चाहिए कोर्स वाइंड अप करने के लिए, मतलब कार्बोनिल वाइंड अप करने के लिए। फिर जो 3 चैप्टर रह जाएंगे ना आपके, जैसे एक तो उसका नाम है, आप ये मान के चलिए कि बायोमोलिक्यूल, एक पॉलीमर
और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यही तीनों बाकी हैं, और तो क्या सर रिडॉक्स बाकी है। ठीक है, उसका भी बैकअप ले लेंगे। तो ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब बेसिकली ये रटने वाले चैप्टर्स हैं। हालांकि इसमें समझने का भी है, मैं ये नहीं कहना चाहता, बट ठीक है, ये मेन स्ट्रीम केमिस्ट्री से थोड़े से अलग हैं, तो अपन इनको फिर करते रहेंगे आराम से। दो लेक्चर लगेंगे इन सब में, 2 लेक्चर ज्यादा का खेल नहीं है ये चीजें हैं। सर ऑनलाइन में आपने 2 रिएक्शन और छुड़वा दी थी, एक शायद क्लेजन और दूसरी फ्राई। पढ़ लेना वो, मतलब वो छुड़वानी थी, मतलब ऐसा है कि वो बाउंड्री की रिएक्शंस मानी जाती है, उनको पढ़ाना नहीं पढ़ाना टीचर के डिस्कशन के ऊपर है। आप मतलब वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है कि अगर कोई बच्चा ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो तो वो पढ़े। तो बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन भी वही बाउंड्री के अंदर आता है, मतलब बेंजाइन जेई सिलेबस के अंदर है नहीं एक्चुअली। ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने लिख रखी सब रिएक्शंस, बट मैं बार बार वही चीज सोचता हूँ कि भाई जो चीज बाउंड्री पे है उसको अपन क्यों डिस्कस करें। एक बच्चे का शायद मैसेज आया था अभी, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, वो मैंने अलग से हेडिंग नहीं लगवाया, बट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे रुड्स रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम डिकार्बोनेशन, हाँ NaNH2 के साथ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली। आप वो मैंने बस हेडिंग ही डलवाया, या होता डलवाया भी हो, बाकी सब तो जिस भी बच्चे को ध्यान नहीं हो वो एक बार कर लीजिएगा। चलो रिडॉक्स का देख लीजिए। रिडॉक्स करवा दूंगा मैं, है ना, बट अभी पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपन तो डिस्कशन कंप्लीट करें और कार्बोनिल कंप्लीट करें, सो दैट द शीट इज कंप्लीट, है ना। अभी मेन कंसर्न मैं सोच रहा हूँ कि उसका रहना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, तो टेंटेटिव डेडलाइन अपन 14-15 जनवरी के आसपास मान के चल रहे हैं। 14-15 जनवरी को अपन कोशिश करेंगे कि विद डिस्कशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद अपन APSP लेंगे, कुछ जो छूट गई है उनकी, और फिर अपन जो रिवीजन प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। इस बीच मुझे लगता है कि अगले वीक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए जेई का, उसी हिसाब से चलेंगे अपन, है ना। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ पूछिए। जैसे अगर हम लोग प्रोपेन अमाइड को प्रोपेन अमाइन में करें तो वो कैसे हो कैरी होगा? ये बनाना चाहते हो क्या आप, इसमें ऐसे कन्वर्जन बनाना चाहते हो या कुछ और पूछ रहे हो? नहीं सर, ये कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे इसमें? बहुत इजी है, चलो करते हैं, इस बच्चे ने पूछा है तो। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, प्रोपेन अमाइड को अगर इथेन अमाइन में कन्वर्ट करवाना हो तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ये बता दो आप। नॉन ब्रोमोमाइड Br2Na, है ना, ये तो क्लियर है ना। यस। अब नीचे वाला मैं बताता हूँ आपको कि इसको अपने को कैसे रखना चाहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, रिडक्शन करवा दो, PCl5 करवा दो, और ये पहुंच गए आप। हम किस्सा, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय सर। थैंक यू सर। ओके थैंक्स, बाय।